उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और जीएसटी के आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे जीएसटी के अदर नेगेटिव्स लिस्ट जो जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। कंपोजिटिव एंड द फिक्स मिक्स्ड सप्लाई, ये डिफाइन है, याद करना है सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपोजिटिव और मिक्स्ड सप्लाई। देखो कंपोजिटिव और मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 8 डिफाइन करता है कि जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी ऑन कंपोजिटिव एंड द मिक्स्ड सप्लाई, वो सेक्शन 8 डिफाइन करेगा। क्लॉज कौन सी है? देखो टैक्सेबल या जो टैक्स लायबिलिटी होगी कंपोजिटिव और मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है, डिटरमाइन अंडर द फॉलोइंग मैनर्स। ये चीज़ें अगर वो कंप्लीट कर रहा है यानी कि फॉलो कर रहा है तो वो कंपोजिटिव सप्लाई में माना जाएगा। अब देखिए, पहला है कंपोजिटिव सप्लाई। कंपोजिटिव सप्लाई कंपैरिजन टू और मोर सप्लाई, यानी कि जब दो या दो से अधिक सप्लाई हो। जैसे मान लीजिए कि आप होलसेल भी बेच रहे हो और रिटेल भी बेच रहे हो, ठीक है, दो काम तो कर ही रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप दो गुड्स का या सर्विसेज, ठीक है, दे रहे हो, तो उस स्थिति में इसको कंपोजिटिव सप्लाई बोला जाएगा। कंपोजिटिव सप्लाई के केस में अगर आप ये देखा जाएगा कि क्या एक्चुअल में आप सप्लाई कर रहे हैं और कौन कौन से गुड्स हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज द सप्लाई ऑफ द सच प्रिंसिपल सप्लाई। यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है? जो आपका मुख्य सप्लाई होगा, जो भी आप सर्विसेज दे रहे होगे वही सर्विसेज आपका माना जाएगा। मिक्स्ड सप्लाई कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज द पर्टिकुलर सप्लाई। और देखो अटैच हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, याद रखना है कि कंपोजिटिव सप्लाई के केस में क्या करना, हाईएस्ट टैक्स रेट होता है। हाईएस्ट समझ रहे हो ना, हाईएस्ट, देखो स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देख लो तो बेहतर होगा, हाईएस्ट, ठीक है, टैक्स रेट ऑफ सप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर आता है कंपोजिटिव सप्लाई मीन्स, ठीक है। कंपोजिटिव सप्लाई क्या होता है? देखो कंपोजिटिव सप्लाई मीन्स मेड ऑफ द टैक्सेबल पर्सन टू द रिसिप्ट एंड द क्या कंपेरिजन या कंप्राइज किससे करना है? टू आर मोर टैक्सेबल गुड्स से या सर्विसेज से करना है। टैक्सेबल दोनों होना चाहिए, ठीक है, और कंबाइन होगा। आर नेचुरली हैंडेड एंड द सप्लाई इन द कंजक्शन विथ ईच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस क्या है, ऑर्डिनरी है, तो उस केस में क्या होगा, बंडेड होगा, यानी कि दोनों को एक साथ देखा जाएगा, ठीक है। अब देखो द मीन्स दैट द कंपोजिटिव सप्लाई गुड्स एंड द सर्विसेज बोथ आर द बंडेड ओनिंग द नेचर ऑफ द नेसेसिटीज एंड द एलिमेंट्स इन द कंपोजिटिव सप्लाई आर डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। जो कंपोजिटिव सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई को ही फॉलो किया जाएगा। देखो अगर ऑर्डिनरी है तब याद रखना है, ठीक है, और नहीं तो जो हाईएस्ट होगा उसको ले लिया जाएगा। हाउ डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन द कंपोजिटिव सप्लाई। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि हम जब टैक्स को देखेंगे तो उस केस में हम किसको लेके चलेंगे, यानी कि हमारी जो टैक्स जब डिटरमाइन करेंगे तो उस केस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखो एक कंपोजिटिव सप्लाई के केस में, ठीक है, दो या दो के क्या देखा जाता है, सप्लाई देखा जाता है।
अब इस केस में जब दो या दो से अधिक सप्लाई देखोगे तो वन विच ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, शैल बी ट्रीटेड एज दी सच प्रिंसिपल, मतलब उसको ही, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो किसी और का कराया है और उसके साथ साथ वो भी बेच रहे हो, तो वही जो मेन कराया है रजिस्ट्रेशन, मेन आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया है उसी का जो सप्लाई या जो भी दोगे आप सर्विसेज दोगे उसी को मेन सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में? चलिए अब आता है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सुरवना मैन्युफैक्चर entered into the contract with XY Limited for the supply of the ready-made shirt packed in the design box। उसने क्या किया, जो सुवर्णा है, सुवर्णा मैंने स्पेलिंग गलत पढ़ी थी, सुवर्णा जो है वो क्या किया था या क्या की थी, उसने XY लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम क्या करेंगे, रेडीमेड जो शर्ट होगा उसको पैक करेंगे, XY लिमिटेड, ठीक है, आउटलेट। Further, Suvarna manufacturer would also get them the insure the during the transit। वो उस ट्रांजिट से यानी कि ट्रांजेक्शन से ठीक काम कर रही है, यानी कि उस ट्रांजेक्शन पे काम कर रही है, सब पर ट्रांजेक्शन कर रहा है या कर रही है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, अ गुड्स सप्लाई ऑफ द गुड्स पैकिंग मटेरियल्स, ठीक है, उसके बाद से ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज द कंपोजिटिव सप्लाई। देखो अब सुवर्णा है वो XY को क्या करिए, पैकेजिंग के लिए दे रही है और ये कह रहे हैं कि हम अच्छे से पैकेजिंग करके उस शर्ट को मार्केट में आपको वापस करेंगे या जहां आप कहेंगे वहां भिजवा देंगे। अब इसमें देखो जो ट्रांसपोर्टेशन है, अब यहाँ से यहाँ तक मान लो यूपी के हैं, ठीक है, या लखनऊ के हैं, ठीक है, अगर कोई बंदा लखनऊ का है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, देखो यदि कोई बंदा लखनऊ का है और कानपुर में वो पैकिंग करा रहा है सही से, तो लखनऊ से कानपुर पहुंचने में बीच में रिस्क है, हो सकता है कि वो ट्रक पलट जाए, हो सकता है आग लग जाए, या हो सकता है शर्ट फट जाए, या हो सकता है उसमें से चोरी हो जाए, तो वो क्या क्या करेगा, इंश्योरेंस कराएगा और ट्रांसपोर्टेशन तो उसको देना ही देना है। तो इस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन और ये होगा वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा, कंपोजिटिव सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, बट एक चीज याद रखना है, कंपोजिटिव, ठीक है, बट इस केस में ध्यान देना ये है कि आपका मेन काम क्या है, मेन काम जो है वो है आपका क्या, पैकेजिंग का, ठीक है, पैकेजिंग के वजह से ही उसको क्या माना जाएगा, मेन सप्लाई माना जाएगा। तो पैकेजिंग को ही क्या माना जाएगा, मेन सप्लाई माना जाएगा। डू अंडरस्टैंड? गुड, चलो अच्छा, अब हम लोगों को ध्यान देना है किस पर, जो दूसरा एग्जाम्पल है, व्हेन अ कंज्यूमर बाई अ टेलीविजन सेट एंड ही ऑल्सो गेट द वारंटी। तो अगर वो टेलीविज़न क्या कर रहा है, वो टेलीविज़न बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहा है वो टीवी बेच रहा है, बट उसके साथ क्या है, बट उसके साथ वारंटी है, वारंटी है। तो ये वारंटी क्या है, वारंटी इसके साथ टीवी को सेल करने पर ये कंपोजिटिव सप्लाई, लेकिन आपका काम क्या है, टीवी का सेल करना, ना कि वारंटी देना। तो जो मेन सप्लाई आपका माना जाएगा, सेल माना जाएगा, ना कि वारंटी माना जाएगा। तो इसी को मेन जो सेल है उसी को प्रिंसिपल सप्लाई बोला जाएगा। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है। तो प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है कि जो आप सप्लाई क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो, बट उसके साथ साथ वो ऑलरेडी कंबाइन है। ठीक है, समझ में है? ओके, जैसे CA-CMA में आप क्या लेते हो, बुक्स लेते हो तो उसमें एक स्कैनर दे देता है, ठीक है, या जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं वो कोर्सेज में क्या होता है कि जितने भी कोर्सेज बेच रहे हैं
वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। तो ज़रूरी ये नहीं है कि वो अपना सर्विसेज स्टडी मटेरियल का भी दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सप्लाई माना जाएगा वो मटेरियल माना जाएगा, नहीं, वो सर्विसेज दे रहे हैं जो ऑनलाइन आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आपका क्या माना जाएगा, वही आपका सर्विसेज मानी जाएगी, मेन प्रिंसिपल मानी जाएगी। ठीक है, इतनी बात आई थिंक समझ में आ गया। अब आता है मिक्स्ड सप्लाई। देखो मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, मिक्स्ड का मतलब ये होता है मिला हुआ। जब दो या दो से अधिक सप्लाई क्या होते हैं आपस में, जैसे गुड्स या सर्विसेज को दोनों को कंबाइन आप देते हो, एक साथ देते हो या एक ही जगह पे मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, ये सप्लाई डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिटिव सप्लाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंपोजिटिव सप्लाई में इंक्लूड नहीं है, अलग होता है। कैसे हम इसको डिटरमाइन करेंगे, तो देखो एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। देखो एक सप्लायर है, पैकेजेस कंसिस्ट ऑफ द कैनेड फूड स्वीट्स, यानी कि फूड, स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, ये ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है, जूस वगैरह से क्या कर रहे हैं, इस सप्लाई फॉर अ सिंगल पीसेस इज अ मिक्स्ड सप्लाई। सच ईच these items can be supplied separately and it is not the, ठीक है, dependent of any of them. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately. अगर ये सब अलग अलग बेचा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका केवल सप्लाई बोला जाएगा। लेकिन अगर वही है क्या, शॉपकीपर सेलिंग द स्टोरेज वाटर बोतल अलॉन्ग विद द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर के साथ वो क्या दे रहा है, कह रहे हैं कि हम पानी ठंडा करके देंगे, तो वो क्या हो गया, मिक्स्ड सप्लाई हो गया। ठीक है, या जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है किस पर, ठंडा करके, तो वो क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा, कि उसके साथ ही ठंडा करने के साथ ही वो बिकेगा, अदरवाइज वो नहीं बिकेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब चार्ज ऑफ टैक्स को चार्ज कैसे किया जाता है, तो देखो हम लोग पढ़े हैं CGST, UGST और IGST और UTGST। तो देखो इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जैसे यूपी का गुड्स है तो यूपी में ही बिकेगा, यानी कि विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट में अगर जब बिकेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई या सेल। ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब होता है यूपी से किसी अदर में, यूपी से, ठीक है, किसी अदर स्टेट में अगर बेचा जाएगा। ठीक है, यूपी से मान लो कि हम लोग बेच रहे हैं यूपी से, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जब हम बेचेंगे इसको तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग इंटर स्टेट सेल या सप्लाई, यानी कि आउट ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसके बाद से है लेवी एंड कलेक्शन। भैया लगाया किस पे जाएगा, लेवी का मतलब लगाना और कलेक्शन का मतलब कलेक्ट कौन करेगा, CGST, IGST, SGST और UTGST। देखो जब यूपी का है, यूपी में ही बिक रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन यूपी का होकर अगर दिल्ली वो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो अब यूपी का है, यूपी में बिक रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। ठीक है, जब यूपी में बिकेगा तब। लेकिन अगर वही यूपी का किस में बिकेगा, यूपी का है और कहाँ बिक रहा है, दिल्ली में बिक रहा है या बिहार में बिक रहा है या झारखंड में बिक रहा है, तो ये क्या हुआ, इंटर स्टेट सेल पे, इस पे लगेगा आपका IGST। ठीक है, इतनी बात समझ में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है कि इंटर स्टेट पे क्या हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इंटर स्टेट है तो IGST लगेगा, और यूपी में बिक रहे हैं यानी कि इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा हमको, CGST और SGST देना पड़ेगा। लेकिन अगर यूपी क्या है, यूपी एक स्टेट है और ये बेच रहा है किसको, अंडमान को, ठीक है, अंडमान को ये बेच रहा है, या अंडमान को कह सकते हैं, या दादर नगर को बेच रहा है, या JNK को बेच रहा है, जम्मू एंड
कश्मीर को। पहले जो ये याद रखना है कि पहले जो टैक्स जीएसटी था और टैक्स था वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता था, लेकिन अब सब पे लग रहा है, इक्वलिटी का, हाँ इक्वल हो गया है। ठीक, गुड। तो देखो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, यूनियन टेरेटरी हो गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, यूटी जीएसटी लगेगा। तो यूटी जीएसटी, ठीक है, कौन लगाएगा, अगर वहीं की जैसे JNK में ही, JNK ही में बिक रहा है तब, लेकिन अगर इसमें बिक रहा है तो यहाँ पर लगेगा IGST, ठीक है, और दो चीज़ों में बढ़ जाएगा, एक CGST में बढ़ जाएगा और एक UTGST में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो टैक्स होगा वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, लगेगा लेकिन IGST। ठीक है, इतनी बात समझ में, गुड। अब देखो कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं कि जिन पर हम लोगों को क्या देना होता है, टैक्स तो देना होता है लेकिन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देना होता है। स्लैब रेट क्या है हमारा, देखो ये है 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें CGST, UTGST और कलेक्शन कौन किसका होगा। तो देखो IGST के केस में, ठीक है, IGST के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और अगर विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और लगाएगी। ठीक है, ओके गुड। अगर डाउट्स होगा तो पूछ लेना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर बताया था, कौन क्या नंबर बताया था, 9569714026। ठीक है, ये नंबर बताया था, नोट कर लीजिए और कभी भी इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, कुछ भी कोई भी डाउट्स हो पूछने के लिए आप कर सकते हैं। ओके, पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, आप किसी भी उसमें एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो PG हो, UG हो, नेट हो, मतलब PG हो, UG हो, या B.Ed हो, M.Ed हो, DLED हो, BCom हो, BA हो, BBA हो, MBBA हो, BCA हो, किसी भी उसमें आप एडमिशन लेने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि कौन से ऐसे जो वो होते हैं, क्या नाम है, हाँ, कौन से ऐसे गुड्स होते हैं या सप्लाई होते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है। इन सब पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और इस पे, सॉरी, कोई भी टैक्स नहीं, इस पे GST नहीं लगता है, सॉरी, इस पे GST, ठीक है, नहीं लगता है, इस सब गुड्स पे GST नहीं लगता है। और याद रखना है मैक्सिमम रेट ऑफ द जो GST है ना, वो मैक्सिमम CGST जो है वो 20% है और IGST 40% है, क्योंकि IGST के केस में SGST हो जाता है। ठीक है, बताया था SGST, और प्लस क्या हो जाएगा आपका CGST, ये दोनों का प्लस क्या होता है, IGST। तो देखो यहाँ पर CGST कितना है, अगर 20% है तो IGST कितना होगा, दोनों को जोड़ के CGST और SGST 40% हो जाएगा। याद रखना है कि पेट्रोलियम कर्ड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस और एविएशन जो टरबाइन फ्यूल्स जो होंगे उन पर क्या नहीं लगेगा, GST अप्लीकेबल नहीं होता। और एक और चीज़, ह्यूमन कंजप्शन जो एल्कोहलिक लीकर होता है उस पर भी नहीं लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। चलो अब आता है रिजर्व चार्ज, देखो रिवर्स चार्ज, टैक्स पेबल बाय द रिसिप्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ, ये दोनों पर होगा। अगर रिवर्स चार्ज का मतलब ये होता है कि उस पर क्या होगा, इन तीनों पर, चारों पर एक रिवर्स चार्ज लगता है। देखो आगे पढ़ो समझ में आ जाएगा। देखो गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज बोथ नोटिफाई द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। एक जो रिवर्स चार्ज है GST काउंसिल में क्या है, मेंशन है, और उसी में डिस्कशन हुआ था, रिकमेंडेशन किया गया था, उसके द्वारा GST काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था। और सप्लाई ऑफ द टैक्सेबल
गुड्स एंड द सर्विसेज बोथ बाय द अनरजिस्टर्ड सप्लाई टू बी रजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहा है, या रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड को सप्लाई दे रहा है, तो इस केस में ये क्या करेगा, रिवर्स अपना टैक्स क्लेम कर सकता है। रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आईसीटी क्लेम वो कर सकता है। ठीक है, आईसीटी का मतलब समझते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब देखो टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। अब भैया ये क्या होता है, तो देखो इसके बारे में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अभी तक यहीं रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी इस पे कुछ कराएंगे और कुछ इस पे डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, फिर अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।